कार्यक्रम हमारे शेड्यूल हैं, मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम जो है उस पे लगी हुई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की और खास करके प्रधानमंत्री और एमएचआरडी का जो विजन था इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए, मुझे लगता है कि इसको हमने अचीव किया है और हम आगे भी इसको अचीव करेंगे। और इसमें जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ अभी जो लास्ट टाइम त्रिपुरा यूनिवर्सिटी और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मिलके एक जायका त्रिपुरा बिहार का जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम की बहुत विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने बनवाकर उसको मंत्रालय भी हमने भेजा है। मैं खुद जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उनका जो सोशल मीडिया चैंपियन का जो हैंडल है वो मैं खुद पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ। तो उस कार्यक्रम के लिए हमें कई विश्वविद्यालयों से और कई लोगों से बहुत बधाइयाँ मिली। तो मुझे लगता है कि हम इसी एनर्जी, इसी सिंक, इसी कमिटमेंट, इसी रेजोल्यूशन के साथ आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं एक बार फिर से समस्त एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम से जुड़े बच्चे और सभी शिक्षकों का साधुवाद करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीन जी। धन्यवाद पराशर सर। और आपने बताया हमारे त्रिपुरा विश्वविद्यालय से भी कई बच्चों ने उस जायका त्रिपुरा और बिहार का उसमें शामिल हुए थे और बहुत यहाँ की स्थानीय जो चीजें थी वो उन्होंने बनाई थी और सबको बहुत अच्छा लगा, वहाँ वालों को भी लगा और हमारे लिए भी बहुत कुछ नया सीखने जानने का अवसर हुआ। और उसी क्रम में इस महीने चूंकि हम त्रिपुरा वालों का कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम के बाद माननीय कुलपति महोदय के सहमति से हम लोग पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें त्रिपुरा के बच्चे और आपके साउथ बिहार CUSB के बच्चे कोरोना से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर उसके पॉजिटिव निगेटिव हर चीजों पर वो पोस्टर बनाएंगे और उस पोस्टर को पुरस्कृत किया जाएगा। माननीय कुलपति महोदय ने इसके लिए सहमति दी है और हम इस महीने 30 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को पोस्टर बनाने का जो आयोजन है उसको करेंगे और 30 अक्टूबर की डेट तक सबके वो स्वीकार करेंगे और अगले महीने किसी कार्यक्रम में इस पर पुरस्कार की घोषणा होगी जिसमें हम चाहेंगे कि माननीय आपके यहाँ के माननीय कुलपति महोदय, हमारे यहाँ के माननीय कुलपति महोदय दोनों रहें और उस पुरस्कार का आयोजन हो और ये जो संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है वो आगे बढ़े। तो इससे जुड़ी हुई चीजें बाद में मैं शेयर करूंगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस विशिष्ट व्याख्यान के जो उद्घाटन करता है, जो माननीय कुलपति महोदय अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके उद्बोधन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और उनका इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन हम सबको मिले, इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदय से कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी नमस्कार आप सभी को। माननीय प्रोफेसर चंद्रिका बसु मजुमदार, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर इंद्रनील भौमिक, डॉक्टर चंद्रभूषण नागर, डॉक्टर प्रिया रंजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, फिर डॉक्टर अतीश पराशर जी, डॉक्टर जगमोहन मेहर जी और हमारे इस कार्यक्रम के संचालक हमारे मित्र डॉक्टर मुनीन्द्र मिश्रा जी और अन्य सभी जो शिक्षक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखिए कितना बढ़िया टॉपिक है कि हमारा भारत एक होना चाहिए और हमारा भारत श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जुड़े हैं। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारा त्रिपुरा विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हमारा मतलब
संपर्क है और हम दोनों एक जोड़ी हैं, एक पीयर हैं और हम आपस में काम करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी गया में है। तो गया का मुझे याद आया, आज से 33 साल पहले जब मैं बीएचयू में रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, तब मेरे माता पिता को लेकर मैं बोध गया था। उनको श्राद्ध करना था, पितरी का। तो मैं वहाँ गया में जो फाल्गु नदी है उसके किनारे एक रात रुका हूँ। और उस समय मेरे माता पिता दोनों थे। उन्होंने अपने पितरी के उद्धार के लिए पुण्य में स्नान करके फिर गया का फाल्गु नदी में अपना तर्पण विसर्जन जो भी श्राद्ध हम लोग करते हैं अपने संस्कार के अनुसार वो हमने किए थे। तो गया का याद मुझे अभी भी है, लेकिन बहुत समय बीत चुका। उस समय वहाँ पर कोई विश्वविद्यालय नहीं था और मैं अधिक तो नहीं घुमा हूँ, केवल उस फाल्गु नदी के किनारे ही हम लोग रात गुजारे और फिर दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर हम काशी चले गए थे। तो ये विश्वविद्यालय नया है और इसके जो अभी कुलपति जी हैं वो भी बीएचयू में हमारे शिक्षक थे, राठौर साहब। और फिर आपके जो प्रो वीसी थे कुछ दिन पहले तक, प्रोफेसर ओपी राय, हमारे अति प्रिय, हमारे प्रिय, हमारे बहुत ही खास, और हम एक ही सब्जेक्ट के हैं तो हमको गाइड भी करते थे और हमारे थोड़ा सीनियर थे हमसे। और हम एक ही गुरुजी के अंदर पीएचडी किए थे बीएचयू में वाणिज्य विषय में। तो जब वो प्रो वीसी बनकर आपके पास थे गया में, तो हमसे बात होती थी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मुझे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का ये न्यूज़लेटर मिला, ये दिखा रहा हूँ आपका। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का है, अभी आया था मेरे पास, जुलाई टू दिसंबर 2019 का है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ए ग्रेड मिला है। ये यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से 2009 में शुरू हुआ था और अभी मात्र 11 वर्ष ही हुए हैं और आपको नेक्स्ट से ए ग्रेड मिला। और फिर मुझे मालूम हुआ ये तो वहाँ गया का बहुत देहात एरिया में, जो बड़ा बैकवर्ड एरिया, उसे साउथ बिहार गया और उसके साउथ जितने भी जाएंगे थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन वहाँ के इस एरिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल करके और आपने इतना कम समय में इतना मेहनत करके आपको ए ग्रेड मिला, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मैं जो भी हमारे शिक्षक यहाँ आते हम उनसे दिखाता हूं, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से ये न्यूज़लेटर आया है, इतना बढ़िया कलरफुल और इतनी एक्टिविटी हैं वहाँ के टीचर के, इतने रिसर्च पेपर, इतने सेमिनार किए। हमको भी करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी उसे पुराना है, लेकिन फिर भी आपका जो एक्टिविटी है, खास करके रिसर्च एक्टिविटी, फिर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और आपके जो प्रोग्राम होते हैं, आपने जिन जिन महान स्कॉलर को बुलाकर प्रोग्राम किया, लेक्चर करवाया, इससे हमको भी कुछ मतलब ज्ञान सीखने को मिला है। तो हम भी इस तरह आगे बढ़ेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा त्रिपुरा विश्वविद्यालय आपके विश्वविद्यालय से एक भारत श्रेष्ठ भारत में जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं, मुझे कहने का जरूरत नहीं है, इसका उद्देश्य था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में बच्चों को ले जाना, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति, भाषा, खान पीन, ये सब सीखना और फिर उनको यहाँ बुलाना और यहाँ का भी आदान प्रदान करना। हम एक दूसरे के कल्चर को और बाकी कई चीज़ को आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके, भेंट करके, बात करके हम और निकट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है भारत सरकार का और हम इसको मानेंगे। और जहाँ तक आज का विषय है आपने जो रखा है, त्रिपुरा एज ए गेटवे ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, देखिए बहुत ही अच्छा विषय। हमारा जो त्रिपुरा राज्य है ये तो चारों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अपने सीमाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाना है बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर। और भारत के असम राज्य से केवल 53 किलोमीटर और फिर मिजोरम राज्य अपना पहाड़ी राज्य उत्तर की तरफ, उसका केवल 109 किलोमीटर। तो हमारा 80% एरिया तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर आप सब जानते हैं कि यहाँ और बांग्लादेश का और त्रिपुरा का घनिष्ठ संबंध है। ब्रिटिश आने से पहले से ही यहाँ पर बांग्लादेश, उस समय तो जब पूर्व बंगाल, ईस्ट बंगाल बोलते थे, उसका सीमाना यहीं तक था। फिर ब्रिटिश आ गया, उसके बाद फिर ब्रिटिश ने उनका तो विस्तारवादी नीति था, तो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी को खोल करके वो जीतते जीतते आगे बढ़ते गए, फिर ढाका तक आए। लेकिन हमें अच्छा हुआ, खुशी हुआ कि त्रिपुरा में जो उस समय राजा थे, यहाँ पर राजा ने राज्य, ये किंगडम था, इंडिपेंडेंट किंगडम था और यहाँ पर राजा राज्य करते थे, लेकिन वो यहाँ पर लड़ाई नहीं किए। ब्रिटिश ने त्रिपुरा के राजा के साथ युद्ध नहीं किया,
और ढाका में उनका पॉलिटिकल एजेंट रहता था और उनका कोई एजेंट या उनका कोई कर्मचारी आकर त्रिपुरा से टैक्स लिया करता था साल में एक बार। ये मुझे यहाँ के लोगों से मतलब बात करके पता लगा, क्योंकि मैं तो अभी त्रिपुरा में नया हूँ, मेरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने जो कुछ यहाँ का जो जानकारी मिला इसे लगा कि त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट किंगडम था और ब्रिटिश ने कभी भी लड़ाई नहीं किया त्रिपुरा के राजाओं के साथ। उनका संबंध अच्छा ही था, घनिष्ठ था, केवल वो टैक्स वसूलते थे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। और क्योंकि हमारा संबंध है बांग्लादेश के साथ, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ का भाषा और यहाँ का भाषा एक ही भाषा है, और वहाँ का धर्म, वहाँ के हिंदू लोगों का और यहाँ के हिंदू लोगों का एक ही धर्म है। फिर क्योंकि वो सीमाना भी नियरली 80% का ये बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम करीब करीब एक ही हैं। तो जब भी हम बांग्लादेश जाते हैं तो त्रिपुरा से ही हम जाते हैं। वैसे कलकत्ता से भी बांग्लादेश जाने के लिए रेल भी है, बस भी है, कलकत्ता ढाका हवाई सेवा भी है, लेकिन फिर भी हम अगर त्रिपुरा से जाएंगे तो और आसान रहेगा और हम लोग जाते हैं। फिर जब हम आए तो मैं मालूम हुआ कि बांग्लादेश में तो कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो मैंने जब ये लॉकडाउन या कोरोना का प्रकोप कम होगा तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा है कर पाऊंगा कि मैं ढाका जाऊंगा और वहाँ के कम से कम 2 यूनिवर्सिटी से मैं कोई MOU साइन करूंगा इस एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। बांग्लादेश के ढाका के और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ आएंगे और हमारे स्टूडेंट भी जाएंगे, हमारे शिक्षक वहाँ जाएंगे, वहाँ के शिक्षक आएंगे। और हम चूँकि बांग्लादेश भी कृषि प्रधान देश है, वहाँ भी अधिकतर लोग कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। हमारा त्रिपुरा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ का टेक्नोलॉजी और वहाँ कैसे विकास हुआ। फिर हम जानते हैं कि बांग्लादेश जूट में बहुत धनी है, वहाँ से जूट ये को जो टेक्सटाइल के लिए, कपड़े उद्योग के लिए एक रॉ मटेरियल है वो निकाला जाता है, फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फिर वहाँ खेती भी अच्छा होता है सुने हैं। तो ये सब हम देख करके कुछ वहाँ से सीखेंगे और उनको भी आप बुलाएंगे। तो हमने पहले सोच लिया है कि हम कम से कम 2 यूनिवर्सिटियों से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम सिग्नेचर साइन करेंगे और फिर उनसे खास करके एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम में हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमने सोचा है। और हमें चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी एक राष्ट्र है, तो उसके साथ हमें अच्छे संबंध रखने हैं और इस संबंध को रखने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल, फिर एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें काम करना है, ये हमने सोचा है। देखिए अब कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन हमने यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के कई टीचरों से बात किया है कि हमको बांग्लादेश के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहिए। वैसे पहले से भी है, बांग्लादेश के कई विद्यार्थी यहाँ आ चुके हैं, कई कोर्स कर चुके हैं। फिर हमने सोचा है कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के प्रत्येक डिपार्टमेंट में कम से कम 2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिक सीट हम बांग्लादेश के विद्यार्थियों को रखेंगे अगर वो आ पाएंगे तो। और उनके लिए जो वीसा और पासपोर्ट के नियम होते हैं, थोड़ा बाकी देश से आने वाले बच्चों से थोड़ा हम उनको लिबरल या थोड़ा उनको छूट देंगे, ऐसा भी हमने सोचा। लेकिन नियम तो अभी नहीं बनाया है लिखित रूप में, लेकिन मेरा सोच है कि हम जरूर कम से कम अगर वो आना चाहेंगे तो एक विभाग में, जैसे हिंदी हुआ फॉर एग्जांपल, वहाँ 2 सीट, इकोनॉमिक्स 2 सीट, इस तरह 2 सीट रखने का प्रयास करेंगे ताकि वहाँ के बच्चे आए, यहाँ पढ़े, यहाँ का ज्ञान पाए। और फिर ऐसे मैंने कहा कि यहाँ के बच्चे को भी हम भेजेंगे। फिर जॉइंटली हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी करेंगे। अभी हमने हाल ही में एक वेबिनार किया था गांधीयन फिलोसॉफी पर, तो वहाँ के ढाका यूनिवर्सिटी के एक विद्वान प्रोफेसर ने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। तो चूंकि पहले बांग्लादेश तो हमारा एक हिस्सा था, अभी भी हम अपना हिस्सा मानते हैं, भले ही अलग राष्ट्र हो गया, हमारे ही भाई है, हमारी बोली वहाँ भी है, यहाँ हमारी संस्कृति, हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा है, सब कुछ मिलता है। केवल थोड़ा थोड़ा राजनीति या जो पॉलिटिकल जो आप कहेंगे वो थोड़ा अंतर है, लेकिन बाकी तो हमारा एक ही है। इसलिए हम हमेशा बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंध रखेंगे। फिर मुनींद्र मिश्र जी ने शुरू में कहा कि 1971 में जब वो पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, तो यहाँ एक बहुत बड़ा अड्डा था, यहाँ से कई सैनिक गए आए, कई लोग आए गए। ये अपना त्रिपुरा का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और हमारे कई हजार सैनिक शहीद हुए हमारे देश के अपने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। तो बांग्लादेश के लोग ये नहीं भूलते हैं कभी कि हमारे सहयोग से ही वो आज़ाद हुए और उनका विकास हो रहा है, और हमारा देश से उनसे अच्छा संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छा है। फिर हम उनको मदद करते हैं कई जगह पर, और हमारे देश के कई बच्चे वहाँ पर पढ़ने भी जाते हैं, मेडिकल के कई कॉलेज हैं वहाँ पर। तो भारत से कई 100 बच्चे
बांग्लादेश के कई मेडिकल कॉलेज में अभी भी MBBS का अध्ययन कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और वो जाते हैं त्रिपुरा के रास्ते से जाते हैं। इस तरह हमारा संबंध है, पहले भी था, भारत स्वतंत्र होने से पहले एक ही था, उसके बाद भी हुआ, अभी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा, और हम भविष्य में तो और इसको मजबूत करेंगे। खास करके हम त्रिपुरा विश्वविद्यालय के साथ बांग्लादेश के विश्वविद्यालय से अच्छा संबंध रखेंगे और उनके आदान प्रदान एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आपने बहुत अच्छा विषय चुना आज, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें सहयोग दिया और आप सब जुड़े, और भविष्य में भी हम आपके साथ इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत और कई प्रोग्राम करना चाहेंगे। अभी तो और आसान हो गया, फिजिकली जाने का आने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन से सबसे भेंट होती है, बात होती है। आज दिन में भी मैं एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में भाग ले रहा था, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन के माध्यम से। कुछ दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कोई एक बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी मैंने यहीं से भाग लिया। तो एक तरह से तो ये लॉकडाउन से, ये कोरोना से हमको फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा समय बच रहा है, काम हो रहा है। जो हमें करना था इसी मीटिंग में, जो पास करना था वो हो रहा है, समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और आपस में देखा देखी सब भेंट भी हो रहा है। जब आपस में फिजिकली मिलेंगे तो और बढ़िया रहेगा। और आप सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के फिर हमारे मित्र जो चंद्रभूषण नागर जी हैं, पहले यहाँ त्रिपुरा में रहते थे, अभी NDA में आप हैं, तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए। आप देश के सैनिकों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सैनिक आप पढ़ाते हैं, निकालते हैं और उसको भारत का योग्य नागरिक बनाते हैं। आपकी सेवा बहुत ही अतुलनीय है और आप बड़े अपने ऑफिसर जवानों को पढ़ाकर उनको आप आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, और बाद में वही अपने देश के सेवा में वो अपना सारा जिंदगी लगा देते हैं। इसलिए चंद्रभूषण नागर जी, आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, और अंत में फिर आप सभी को मैं पुनः नमस्कार अभिनंदन करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरक हैं। और हमारे साथ NDA से और भी लोग जुड़े हुए हैं, बनवाल साहब हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर जो NDA से जुड़े हुए हैं हमको इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। और जहाँ तक भारत और बांग्लादेश संबंधों की बात है, तो जो बांग्लादेश का जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक प्रांत ने देखा है तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा ने बहुत ज्यादा विभीषिका झेली है, और साथ में जो संपर्क था, उसके पहले अखावड़ा तक ट्रेन आती थी और कलकत्ता तक लोग सीधे ट्रेन से पहुंच सकते थे। और 1947 के विभाजन के बाद जो भारत की पहुंच थी वो 2011 में कुमारघाट तक हुई ट्रेन की, और 2016 में जाके अगरतला तक हुई। और ये 2016 से 47 तक की जो दूरी बांग्लादेश के विभाजन से हुई थी, वो अब काफी कुछ मिटने वाली है। हमारे पास अखावड़ा रेल लाइन शुरू हो रही है, हम यहाँ से सीधा ट्रेन में बैठ के कलकत्ता तक जा सकेंगे। मतलब त्रिपुरा गेटवे आने वाले दिनों में भी बनने वाला है, पूर्वोत्तर का गेटवे बांग्लादेश के साथ बनने वाला है, और भी जो है उनके साथ भी हमारे संबंध बांग्लादेश के द्वारा स्थापित होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रभूषण नागर। चंद्रभूषण नागर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उसके पहले त्रिपुरा में थे, और त्रिपुरा के पहले आप उत्तराखंड लॉ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं, और काफी लंबा अनुभव है, काफी समर्पित शिक्षक रहे हैं। और यहाँ जब आप धलाई के दशरथ देव महाविद्यालय में रहे हैं, तो आपने काफी समर्पित भाव से काम किया। वहां पे नेक के कोऑर्डिनेटर रहे। नेक के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने उस पिछड़े धलाई जिले के एक जो खोवाई जिले के एक कॉलेज है, उसको अच्छी जो स्थान दिलाने में आपका विशेष योगदान रहा है। तो अब मैं बहुत अधिक बातें न करते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रभूषण नागर जी से निवेदन करूंगा कि विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर नागर। Thank you so much, sir. Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Indranil Bhomik, Moninder, sir, my departmental colleague, Professor Jagmohan Meher and Professor Barnwal, and all the esteemed faculties from Central University of Tripura and Central University of South Bihar, Gaya.
A warm welcome to you all. Actually, it's been a privilege that Moninder sir has given me this, high task to share my views on Tripura, and that too in the majority of the audience, those who belong to Tripura. So it's been a bigger privilege and as well as a challenge also. So I just thought out before I will finalize my presentation that I put a word and understanding. Means this is my view on the emerging segment of the Act East policy. So I would like to present my views and my understanding, which is focusing on the contemporary concern, because I will not divulge about the history of the India-Bangladesh relation and the history of Tripura. एंड एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जब हम कंटेम्परेरी चीजों की बात करते हैं तो उसमें मेरा मानना है कि अगर हम स्लाइड से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो चीजें हमारे लिए भी इजी हो जाती हैं. तो मैं मोनिंदर सर से परमिशन चाहूंगा कृपया कि मुझे वो स्लाइड शेयर करने की परमिशन दें प्लीज. जी 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 थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ हमारे श्रोता जो हैं वो अपने घरों पे हैं और घरों पे ऐसी अवस्था में लेटे हुए या कुछ हो, तो उनसे निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ कर ले. बाकी लोगों को ऑकवर्ड लगता है क्योंकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हैं, 2 बड़े बड़े विश्वविद्यालयों कार्यक्रम में हैं. अगर आप लेटे हुए हैं, आपकी अवस्था अच्छे से बैठ के देखने की ना हो, तो आप कृपया अपना वीडियो ऑफ रखें. धन्यवाद. सर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. द टाइटल ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज जी जी चालू है ना. जी 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 आप करिए. जी सर. जी जी. The title of my slide is Tripura as a gateway to the India-Bangladesh relation and understanding. I would like to start my presentation with the general introduction as how do we see Tripura. Tripura has already, it has been discussed that it shares more than 80% of its part with Bangladesh, and it has a area of 10,491 square kilometers, which is surrounded by the Indian side with Assam and Mizoram, and much larger part of the deltic basin of the Bangladesh on the other side. Now, when we talk about the emergence of Tripura as a state, Tripura has witnessed a large chunk of migration and other political disturbances from the part of the Bangladesh, and it has been witnessed to a large scale of political conflict of 1971. So obviously the memories of 1971 Tripura Bangladesh India war is always felt afresh when we are in Agartala. And at that time, we always saw that Tripura was, not in much limelight when we used to talk about the India-Bangladesh relation. And gradually, we saw a long series of isolation in the India-Bangladesh relations also, because of the fact that Bangladesh, which has, witnessed a kind of anti-Indian sentiment after the assassination of Mujibur Rahman, that some sections in Bangladesh felt that India was behind the scene. And some of the misperception gradually emerged on a larger scale when we saw the uprising of military rule in Bangladesh for more than 2 decades. But that has been a history in context of the India-Bangladesh relation that generally we don't see in the present context so far its impact is concerned. But when we talk about the contemporary phase, directly I'm jumping to the 21st century, we saw the rise of a change of power in Bangladesh on the populist basis under the regime of Sheikh Hasina. And this has been a major U-turn in the Bangladesh-India relations in the context that nowadays, when we discuss the India-Bangladesh relations, we can discuss them in context of the Northeast as a core part of the India-Bangladesh relations.
Though I agree that India-Bangladesh shares boundary not only in Tripura, but some part in Meghalaya, some part in Assam, and some part in West Bengal also. But there was a major change of direction in the understanding of the relations so far Indian states are concerned, that earlier during the decade of 90s, we used to saw the dominance of West Bengal regional political issues so far the managing of India-Bangladesh relations were concerned, especially the local issues of opposition to the release of Teen Bigha corridor when it was being released to Bangladesh by the India long back in 90s. There was a huge opposition being witnessed in West Bengal, though it is indeed a part of the West Bengal geographically speaking, but it was actually a kind of concern that we used to saw the dominance of local political issues in West Bengal being a major core factor so far management of the issues with Bangladesh were concerned. And generally, when we used to discuss the India-Bangladesh relations, the concept of river water related to Farakka Barrage indeed is a big issue. But now the time has changed. And that's what my point of reference in this today's discussion is, that how do we see the significance of Tripura and overall in Northeast region in the present context of relation. So if I suppose to give a justification, my justification is the significance of Tripura as gateway to India-Bangladesh relation based on some of the factors like initiative related to the greater participation of the northeastern region with special reference to Tripura. Why? Because when we saw the transformation of the Gluckist policy into the Act East, we started talking about the northeastern states and their close geopolitical equation with the neighboring country, how it would be relevant to see the future hub for all the economic prosperities for both the regions, especially the northeastern region and the neighboring country as well. In that way, Tripura would be a huge opportunity, what I mean to say. Second thing is that the present regime of our Prime Minister Narendra Modi, he visioned Tripura as a stronger, resilient and modern India. And his views actually were presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman while she was here in Agartala to inaugurate one of the most important integrated development complex 60 kilometers from state capital. It has been witnessed in the Economic Times newspaper on 10th October 2020. So in the next slide, I would like to discuss her statement. She said, Tripura to be gateway of India's corridor to Southeast Asia. And the most recent add-on I would also like to share is that the recent envoy to Indian envoy to Bangladesh, Mr. Vikram Doraiswamy, when he was in Agartala to meet the Chief Minister Biplab Deb, he argued that Tripura was critical to Indo-Bangladesh ties, and it would be a relevant point of argument because of the fact that these two important statements were often emphasized as a positive gesture. But I would also like to add one thing here. How do we see the Bangladesh perception towards Tripura? This also seems to be interesting. And for that, I just want to put your kind attention towards one important statement of the former Foreign Minister of Bangladesh, Shri Morshed Khan. He said, if Bangladesh was India locked, then Tripura was Bangladesh locked. Now, you can understand the mindset being prevailed across the country. So for Bangladesh is concerned, like how do they see Tripura as? If our relation with Bangladesh would be better, Tripura obviously would fetch a better result. And if our relation with Bangladesh would get strained, obviously Tripura has to bear the heat of the negative form of relations. So that way, actually, we need to maintain a contrast so far relations are concerned. And this is the reason why I argue that the regional states in India, especially those who are sharing border with the other countries, they should be accumulated when we are to decide the foreign policy priorities so far our national policies are concerned. In India, we do not have this kind of a culture that the state governments are to be consulted so far foreign policy issues are concerned, though domestic, political issues always struck up the foreign policy decisions at large. Like we can take the example of the Tista water share, which was being, sidelined by the Manmohan Singh government under the pressure of the Mamata Banerjee's West Bengal regime.
So that way, we always feel like a kind of blockade when we talk about the priorities of the foreign policy. Of course, I agree that fundamentally speaking, each country has its own issue to decide in terms of the foreign policy. But in the present time, when we talk about the openness, we cannot ignore this critical fact. So accordingly, Tripura also has to be an important factor when we are to decide our priorities with the Bangladesh. As Maninder sir has also argued, and several other esteemed speakers have also argued for the connectivity issue. We talk about the even Akhada Dhaka rail line, or we used to talk about the several the new routes. I'm going to discuss one by one also. So these actually are very much important. Now, the important thing which we need to understand is that how do we see the overall role of Tripura as an important benchmark in deciding India-Bangladesh relations so far the priorities are concerned. For this, I have divided my discussion into two parts. One part is how do we see the economic concern of development and the future perceptions. And second part I would like to touch is so far strategic issues are concerned, because strategic issues are also very much important. Since I come from a defense institution which is playing a critical role, and we also saw some of the critical policies so far defense and security are concerned. So I feel that we also need to touch those things, because they will help us in making an overall understanding how do we see the future course of action to be. I would like to first start with the changing priorities of the Act East policy. For long, Bangladesh has looked forward to West Bengal and Assam as the engaging factors. But when we saw the priority in the Act East policy, Tripura, Meghalaya were emerged as a major center of change and transformation, and overall Northeastern region has been viewed from a new point of view, that is, it is being considered as a future hub of economic activities and gateway to connect India with Southeast Asia. Now, why I would like to argue that why we need to uphold Tripura being a state, in terms of these kind of a broad vision so far India-Bangladesh relations are concerned. I mean, in simple words, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड बढ़ाने की बात करते हैं तो हमको उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमारा और बांग्लादेश का अगर इक्वेशन इकोनॉमिकली मिलता नहीं है, और अगर हम कई बार ये ब्लेम करते हैं कि बांग्लादेश हैज ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बीइंग अ मुस्लिम पॉपुलेशन, सो वी शुड स्टे अवे बीइंग अ सेकुलरिस्ट कंट्री, सो हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो कुछ पॉइंट्स में रेफर करना चाहूंगा. First point is that trade facilitation will enhance trade across the border and ensure higher level of economic growth in the region. Obviously, the gateway, if it would resume to its with full potential, will provide a lot of prosperity for the people living along the border. Second point is the rationale of trade facilitation shall attract foreign direct investment. Foreign direct investment, I would like to here argue, is of course come in negative form also. Like we see that Chinese expansion so far under the one border, one road project to be a critical factor. And India doesn't want that kind of impact to come on the bilateral relations. India always keep, a kind of cautious note so far its neighbors are concerned, that we should not give priority to Chinese investment in the form of the foreign direct investment being a part, that we are looking for the fundings. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर हम फंडिंग देखते हैं किसी और फॉर्म में वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आती है, जिसके लिए हम लोग तो उसको वेलकम कर सकते हैं कि इट वुड बी ए काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर, फॉर इंडिया बीइंग वन साइड, बांग्लादेश ऑन बीइंग अदर साइड, एंड for India, Tripura to be a priority region to decide and to work as a nodal region so far execution of such programs are concerned. Next point is that Bangladesh economy is industry prone. So for industry, northeastern region would be a huge market, what I mean to argue. And that could provide a better, what I should say, prospect to the emerging industries in Bangladesh, because in India we are more emphasizing more on the service sector, whereas Bangladesh is emphasizing more on the industry sector. And last point is the growth of connectivity will embrace tourism industry. Tourism industry, we see it as a huge potential industry which is having vast potential in the near future. Of course, due to Corona pandemic, we are being struck off. But in future, we may look forward towards the expansion of the tourist concern, and tourism industry, of course, will, if we think of a region like Chittagong, which is still untapped,
and Chittagong being one of the most versatile and beautiful region is known to the world for its economic significance, but not for the tourism point of view. So these could be one of the emerging areas where both countries will work, could have a better opportunities to enhance so far this industry sector is concerned. अब हमारे सामने एक मेजर क्वेश्चन आता है, हम बार बार बात तो करते हैं कि त्रिपुरा रेलेवेंट है, त्रिपुरा रेलेवेंट है, लेकिन त्रिपुरा किस कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है, ग्राउंड पे हमारे पास क्या है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जो लोग बिहार से जुड़े हैं, जो बाहर से जुड़े हैं, त्रिपुरा के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि व्हेन आई सपोज टू टॉक अबाउट द BCIM कॉरिडोर एंड इफ आई सपोज टू टॉक अबाउट द रिवर कनेक्टिविटी व्हिच इज रिसेंटली बीइंग एन एड ऑन टू द कंसर्न एंड अगरतला अखड़ा रेलवे लिंक आई सपोज टू टॉक अबाउट, बट one thing important is that these connectivities are to be discussed because of the fact that these connectivities will provide a huge support to the economy of Tripura. Now, under the BCIM corridor, the Agartala-Akhada rail route, which touches the Chittagong and Dhaka, and further it will extend to the Myanmar side, would play a most important role so far the future hub of development is concerned. And I have put up a map also just to make a little bit of understanding. Next point is I would like to talk about the India's transit through Bangladesh. अब हमारे सामने जहां तक ट्रांजिट की बात आती है, हम लोग आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये था कि मोंगला पोर्ट एंड चिटागोंग पोर्ट वर बीइंग एडमिटेड एज ए पार्ट ऑफ द MOU बीइंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके तहत इंडिया को जो है इन पोर्ट का कमर्शियल एक्सेस देने की बात जो है कही गई थी। जहां तक हम चिटागोंग पोर्ट की बात करते हैं, चिटागोंग पोर्ट का जो रेलेवेंस है वो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जरूर एक एम्फेसिस करना चाहूंगा। There was a cartographer named as Ptolemy who was, the first person to denote the importance of Chittagong Harbour as one of the finest port in the world. Chittagong port has a long history of its existence, and Chittagong port actually, it was actually came under the control of the Arab, Chinese, European, and Turkish trader for long. Also, not means political control, but they were having a dominance in the Chittagong region so far history was concerned. We can have reference of the 4th century BC. We can have the reference of the 9th century. We can have a reference of 16th century. If one can go through the history of Chittagong, we can find it. And the most catching thing which I found it to be very interesting was that the Portuguese traders, they gave a term to Chittagong port. They called it Porto Grande de Bangla. It was actually a kind of honor for the Chittagong port. And even currently, Chittagong port is having a vast, what I should say, relevance. So from Chittagong port to Agartala, and from Agartala to Chittagong port to Calcutta, this route has a viability and significance both in terms of the river connectivity and in terms of the land connectivity. Naturally, Tripura being an alternative to the traditional Siliguri corridor would be very much critical and important from the security point of view, from the economic point of view, and this would indeed, if developed on the professional basis, would give a boost to the northeastern region, especially with reference to the state of Tripura. And Tripura का जो ये एक कनेक्टिंग कंसर्न है, जहां तक हम बात करते हैं अखड़ा बॉर्डर की, आप जानते हैं कि अखड़ा बॉर्डर जो है वो एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। ये एक और पिक्चर में शेयर करना चाहूंगा, ये तो बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट की, आप सब इससे परिचित होंगे कि सबरूम में मोदी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहा है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसको स्टैब्लिश करने के पीछे जो उनकी सोच थी वो यही थी कि अगर चिटागोंग पोर्ट से कनेक्टिविटी जो है हमारी कमर्शलाइज हो जाती है और इंडिया को अगर बांग्लादेश फुल पोटेंशियल एक्सेस देता है, तो नेचुरली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है त्रिपुरा जैसे छोटे स्टेट्स पर जो है वो पॉजिटिवली पड़ेगा, क्योंकि उन डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि आप लोकल डोमेन में रह करके डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये म्यूचुअल कंसर्न जो है एक रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल कॉर्पोरेशन के मॉडल्स की जहां तक हम बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट माना जाता है। सो मैं इस पॉइंट को काफी रेलेवेंट मानता हूं पर्सनली। इसी के तहत एक्चुअली अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट ही मैं कहूंगा किया जा रहा था कि त्रिपुरा वाज टू बी कनेक्टेड थ्रू रिवर, एंड ये त्रिपुरा में एक जगह है सोनामुड़ा करके, त्रिपुरा के लोगों को सब पता होगा, उस वहां पर एक गोमती रिवर पर एक टेम्परेरी फैसिलिटी को क्रिएट किया गया था।
कि जिसमें ये इमेजिनेशन था कि अगर कार्गो जो है उस वो जो है कुछ एक लिमिटेड मतलब वेट के साथ, इफ दे कुड बी अलाउड टू ट्रेवल फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, then this would be add on to the India Bangladesh relation, and river connectivity would be considered as one of the viable project. आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं कि रिवर कनेक्टिविटी जो है इंडिया में एक ट्रांसपोर्टेशन का ऑल्टरनेटिव रूट बनना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर रिवर कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा जो ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल होगा, ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा और कई मायनों में जो है इकोनॉमी के लिए एक फेवरेबल कंसर्न जो है वो माना जाएगा। इसी वजह से जहां तक हम इस पोटेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पर इन रिवर्स के ऊपर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। लाइक इन रिवर्स में सिल्टिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और सिल्ट को जो है हटाने के लिए फेज वाइज काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। बिकॉज अगर सिल्ट रहेगा, रिवर में वाटर लेवल ज्यादा डीप नहीं होगा, तो वी कैन नॉट फाइंड द स्मूथ पैसेज ऑफ द शिप्स इन दिस रीजन। सो दिस इज अगेन एन एड ऑन व्हाट आई मीन टू से। One of the most important development recent year, and this has been long while I was also in Tripura, and I have seen one of the border concern also related to Border Heart. Border Heart is also again a very beautiful, what I should say, kind of experimentation, and it is itself a unique, initiative taken between India and Bangladesh. It was basically a result of one of the MOU signed between India and Bangladesh in the year 2010. When the Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, she visited to India and spoke about the modules of the regional development. So as a result of that, a MOU was signed in which certain areas under Bangladesh and India were being chosen to, establish the joint venture of the market on the zero line of the border. A zero line in the border is an area where none of the, forces would make any kind of establishment, and if any kind of establishment would come up, that would be a mutual concern. And the zero line would also be called as no man's land, because none of the man-made activities are being allowed over there. So these border hearts actually are a joint venture in which the local farmers and traders are being allowed with special permission to sit together to participate in a market like process, and they can sell their local made organic produces, maybe consumable items, maybe certain local decorative items, and items which are of organic origin, not those are being made in the factories or any kind of branded item. This is actually a kind of very big development so far, enhancement of the confidence building measures between these two countries were concerned. ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज जहां तक हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा ने एक लंबा फेज देखा है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी का। हाँ, त्रिपुरा के मॉडल इंसर्जेंसी के बारे में मैं थोड़ी सी जैसे बात करना चाहूंगा बिकॉज बॉर्डर हार्ट के मामले में रेलिवेंट मानी जाती है। द कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन त्रिपुरा वर टोटली बेस्ड ऑन द एथनिक कंसर्न। इट्स अ सेंसिटिव इशू, but it doesn't have a connection on the pan-Asia basis. But in cases of the Nagaland and any other state like Arunachal, or when we talk about the insurgency, even in case of the Assam's Ulfa, we find their connection towards up to Myanmar and Bangladesh as well. But Tripura का जो cause है insurgency का, वो purely local था। त्रिपुरा का इसमें बांग्लादेश का उसमें रोल क्या था कि बांग्लादेश के साथ जब हमारे रिलेशन आइसोलेशन में थे या अच्छे नहीं थे बिफोर द डिकेड ऑफ 2000, then we saw a kind of safe passage for the insurgent groups to took a shelter in Bangladesh. तो उस समय बॉर्डर भी पोरस था, बॉर्डर भी हमारा जो है सील्ड नहीं था, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर मतलब सेटलमेंट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन जब 2009 में बॉर्डर फेंसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली वो आगे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे मतलब रिलेशन आज इस जगह पर आ गए हैं कि वी हैव एब्सोल्युटली सेटल्ड ऑल आवर बॉर्डर कंसर्न्स, एंड वी कैन से दैट द एंटायर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज बीइंग कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल बॉर्डर, नॉट ए लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियसली वी कैन थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप सो फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो ये बॉर्डर हार्ट जो है ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें दोनों एरिया के जो नियर बॉर्डर पे विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उनको बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दिया गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सक्सेसफुली
आज ये त्रिपुरा में काम कर रहे हैं, मेघालय में काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत सारे और जो नए एरियाज हैं उनको फाइंड आउट किया जा रहा है, उस पर अप्रूवल भी हो रहा है कि बॉर्डर हाट जो है वो एक आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में एक रेगुलर फीचर जो है वो बन जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं जहां तक समझता हूं। अगर हम अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के गोल्स की बात करते हैं, हालांकि इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल एंगल बड़ा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जहां तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज की बात करते हैं, लोगों की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, उन सब मामलों में वी फाइंड बॉर्डर हाट टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So I consider it as a major development so far India-Bangladesh relations were concerned. And obviously credit goes to the state of Tripura along with the state of Meghalaya. Now, I would like to make an add-on. So far, Tripura's concern in security matters are there. देखिए, त्रिपुरा की जहां तक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात है, त्रिपुरा एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही इनफॉर्मली कि इसका एक मेजॉरिटी पार्ट जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अनफोर्चुनेट रीजन की वजह से कनेक्टिविटी ब्रेकअप हो जाती है तो तब हम क्या करेंगे। तो इस चीज को सोचते हुए जो है त्रिपुरा का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात जो इस बार महसूस की गई, मैंने एक राइटअप में भी पढ़ा था, I actually read one of the write-up written, mentioned in which it was being mentioned by Rajiv Bhattacharya, the famous journalist. He argued that the Doklam crisis has raised the eyebrows of the Indian policymakers in Northeast, that if China's growing presence in Bangladesh and Myanmar would become a reality. Till date, Bangladesh is still not giving larger permission to enter the China so far its infrastructure issues are concerned, which obviously would come closer to India. And if we imagine if China would make up its footprint in the region like Chittagong, obviously Chittagong is just 200 kilometers away from Agartala. So it means we could be very much cautious. So far, these kind of negativities would prevail towards the Indian side. और हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं अगर हमने चीजों को मेंटेन नहीं किया तो। सो दैट वे द बांग्लादेश रूट टुवर्ड्स इंडिया सो फॉर फ्रॉम द अखड़ा बॉर्डर हैज बीन कंसीडर्ड एज द मोस्ट क्रिटिकल रूट आफ्टर द डोकलाम which would connect this region with the rest of the world. And passing through Akhada to Dhaka via Chittagong to Calcutta would obviously be very much important. And it is important from the another point of view that if we lost connectivity, how we could get connected. So in that way, we need to think on all the sides that our presence in strategic matters and military matters should also get enhanced so far this part of the country is concerned. त्रिपुरा का एक और रेलेवेंस जो मैंने हाल फिलहाल में ही मतलब देखा, वो उसको मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है हालांकि वो अभी कंटेम्परेरी कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहें तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट, which an initiative of the 12th SAARC summit in 2004 to make a reality. Actually BBIN project क्या है मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसके तहत कुछ फ्री पैसेजेस जो हैं उनको बनाने की बात कही गई थी कि if we imagine the idea of the great trans-Asian highway to boost tourism and economy, and obviously if it could become a reality, then anyone can take his personal vehicle with a registered proper registered papers and valid what I should say proof identity to enter into the other country's territory. As on today, आप सब जानते हैं कि private vehicles are not allowed to pass into cross the international territories. So that way, that would become a reality, and Bangladesh and India would obviously be a very important part of this initiative. नेपाल के साथ और भूटान के साथ तो हमारे पॉजिटिविटीज हैं, क्योंकि इन दो जगहों पर अभी तक भी हमारी डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन नहीं है जहां तक बॉर्डर को क्रॉस करने की बात है, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी भी हमारे डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है। So if Bangladesh would get agree, that would be a relevant point. But आप जानते हैं कि सार्क का as on status today जो है that is not so positive. वो withheld पड़ा हुआ है 2015 के बाद से due to the India-Pakistan standoff. So we cannot give much impetus to that. But इसका जिक्र करना जरूरी है because हम वो सारे possible ideas, वो सारे possible methods और वो सारे possible models को explore करना चाहेंगे जहां तक हम connectivity की बात करते हैं या जिसका economic impact हमें जो है देखने को मिलता है।
Now, up to this part was when we talk about the economic concern under the Act East policy, or the relevance of the looking in terms of the economy and development. The second important part which I would like to now talk about is the strategic significance. Strategic significance, so I have already started with the chicken neck, और chicken neck के साथ ही मैंने BBN corridor की भी बात की, वो आधा economy आधा इसमें strategy में आता है, but now I supposed to talk about in the pure security military terms. What happened? The present standoff between India and China has a larger influence on all parts of the Southeast Asia. Especially if I suppose to talk about the cluster that is India, Bangladesh and Myanmar. See what happened? Majority of the northeastern states, they share their boundary with Myanmar and they share their boundary with Bangladesh. So naturally, the context of security, we cannot overlook. And India is facing contemporary, not India, but I should say that major democracies of the world, they are facing contemporary challenges in various forms. Like we talk about the concept of rise of fundamentalism. We talk about the concept of, joint patrolling to manage our borders. We talk about the rising segments of insurgency in a scattered form, but we cannot ignore that. That may get rooted out if we will remain ignorant of that. And we also need to to see the traditional spurt of crime, those who are a regular feature till we seen our borders were being fenced. So all these concerns actually are there for what we need to always be cautious of the challenges of security are concerned. So naturally, India considered the significance of all these challenges, and India also has initiated its defense relations with Bangladesh. And there has been a long series of joint military exercises were being held. The last exercise, Sampriti 9, that was held actually in somewhere in Meghalaya. And I put some photograph of those joint military exercises. Actually, joint military exercises are a kind of endeavor to make the armed forces get acquainted with the military tradition and culture of each other's country. And these actually were focusing only on the execution of the military tactics and ideas. But when we discuss the military tactics, we obviously relate them and their significance so far our policies in terms of security are concerned. So that is a very important, context that we cannot overlook. Next is the question, certain relevant critical questions, those are coming up when we talk about the India-Bangladesh relations. And of course, we cannot ignore Tripura also. मैंने कुछ issues को यहाँ line up किया है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा. First is counter-terrorism. आप जानते हैं Bangladesh has witnessed some of the incidents of counter-terror. अगर आपको याद होगा 2011 या 12 में एक इंसिडेंट हुआ था ढाका में बेकरी में जिसमें one Indian businessman was also, unfortunately he got died because of the crossfiring. And Bangladesh has seen a rise of the certain Islamic fundamentalist attack actually. So a kind of, political color was being made out that Bangladesh would still having a dominance of the Islamic identity, though the present government of Bangladesh has legitimately refuted these things that Bangladesh is a secular country, it's not an Islamic country. And this has been one of the big debate, what I mean to say. मैं उस लाइन पे ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा, but what my point of argument is that counter-terrorism would be a relevant fact which neither Bangladesh nor India can ignore. And the northeastern region is obviously sensitive to the uprising of this untouched concerns. So luckily in Northeast, we are yet to see these kind of colors so far problems of security are concerned. Because Northeast का और कश्मीर का हम security comparison कभी नहीं कर सकते हैं. उनके geographical issues, geopolitical issues, geostrategic issues सभी के सभी totally different है. और वहां पर कॉजेज और रीजन और इफेक्ट की जहां तक हम बात करते हैं दोनों जगह का जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का वो टोटली डिफरेंट है. So to focus only on the northeastern segment, it would be relevant to say that the concept of terrorism is still a thing which is far off so far Northeast, its impact on Northeast concern. But we cannot overlook that. We need to be cautious all the time. Second important factor is that all of you are well known to this fact that the Rohingya camp in Cox's Bazar in Bangladesh, which is one of the most critical factor, has come across a kind of allegation from different parts of the world. And just 3 days back, there was a spurt of violence also occurred in which 5-6 people lost their lives, and Bangladesh finally had to put an army in detail to manage the crisis.
that these refugees actually they were forcibly exited from the Myanmar's political boundary, and these actually are a kind of refugees, those who took shelter in Bangladesh. Naturally, Rohingya crisis has a multifold impact in long term so far India Bangladesh Myanmar relations are concerned. Bangladesh is looking forward towards India, that India should play an important role in managing or putting kind of pressure over Myanmar to take them back, because Bangladesh is facing a kind of economic burden as well as security threat so far. The existence of these Rohingya people, those who nearly 10 lakhs in number in the Cox's Bazar area, and of course UN has also acclaimed it as world's largest refugee camp as on today so far. This Rohingya camp is concerned. So this obviously will have an impact in the relation. And I feel that this would be one of the most important issue so far Bangladesh India is concerned. Rohingyas would directly may not come to Tripura, I agree, but we cannot overlook their presence in the region. Next important point is the growing clout of China in Southeast Asia, especially in case of the Bangladesh, to pursue its economic development by being a partner in One Belt One Road project and Stingapore Pearl strategy in maritime domain is also critical impact over the India सिक्योरिटी. इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा. हम जब चिटागोंग पोर्ट की बात करते हैं तो चिटागोंग पोर्ट के से थोड़ी सी दूर एक सोनादिया पोर्ट है, जिसको जो कि बांग्लादेश का डीप सी पोर्ट है, उसको बिल्ड करने के बारे में चाइना का एक पॉजिटिव विजन रहा है. और वो शुरू से मतलब दे ट्राइड हार्ड टू took the contract for the reconstruction of the Sonadia port, and they would use it for the commercial purpose. But Sonadia port is critically located in such a place that it is directly affecting the India's maritime boundary, which is not at all a positive concern for India's security. So India put a continuous pressure over the Bangladesh, and interestingly, in 2014, Bangladesh government was agreed to give the tender of the Sonadia port construction to one of the Chinese company, Harbor Engineering Company, which ultimately got cancelled in the February 2016. So naturally, you can understand the significance of Chittagong port and the nearby areas, that if they could be a part of the China's economic expansion or expansionist project, they would be a direct critical creation. So for security of Indian part, especially this Akhada-Agartala border or Akhada-Dhaka border is concerned, this important lifeline of Tripura, I should say, in terms of the international concern, would be very much vulnerable if we saw the expansion of the Chinese perception, either through economic means or through direct military intervention in this part. I cannot say that Bangladesh government is so weak that they would bend down. But you can see the experiences taken by Sri Lanka in past so far Habantot Island was concerned, or you can take the case of the Maldives, and you can take the example of the Balochistan in Pakistan, that these countries were, and they're a larger part of it became debt burdened with Chinese investment, and their economies were not in a position to have a platter no to China and their positioning in the region. Obviously, they have to hand over the rights of logistic rights and all such legal rights to those companies and those stakeholders, specifically those who are working on the behest of the leadership in China. It's not a direct intervention of the Chinese government, but their legitimate intervention cannot be ruled out, what I mean to say. So मेरा अपना और एक और critical point यहाँ पर वो जो हम कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, but my argument is that Bangladesh being a small country, Myanmar being a small country, always having a perception that larger countries would be critical to them at any point of time. ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ because 1973 में मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए, उस समय एक्चुअली एक सेंटिमेंट ऐसा भी था जिसमें ये कहा जाने लगा कि इंडिया इज बेसिकली द मेन रोल प्लेयर बिहाइंड द मैसेकर ऑफ मुजीबुर रहमान, एंड इंडिया वांटेड बांग्लादेश टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट्स ओन टेरिटरी. But this has unfortunately become a legitimate thought provocation in the larger segment of the Bangladesh policy. So हम इस बात को कभी भी रूल आउट नहीं करते हैं कि बांग्लादेश के रेजिम के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं.
हम pragmatic हैं, हम positive हैं, हम economic outlook की बात करते हैं, लेकिन the fact of the matter is that Bangladesh and Myanmar like countries are in the win-win situation. They openly and candidly accepted the fact that they are looking forward for the developmental opportunities. Either China would come forward, either India would come forward. तो इसी वजह से हम दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से भी कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना बोथ आर एंगेजिंग इन द फर्स्ट कंपटीशन सो फॉर गिविंग एड असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स टू दीज स्मॉल कंट्रीज इन द रीजन आर कंसर्न। इंडिया के लिए ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है और चाइना के लिए भी कभी कभी क्रिटिकल पोजीशन है, बिकॉज बोथ आर फास्टली इमर्जिंग इकोनॉमीज। हम यहाँ चाइना इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर नहीं करेंगे, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया को भी ना चाहते हुए भी इस डायरेक्शन में सोचना पड़ता है और चाइना को भी ना चाहते हुए डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, और ये बातें इक्वली जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में लीगली एप्लीकेबल है। अगर बांग्लादेश के बारे में ये फैक्टर एप्लीकेबल होता है तो बांग्लादेश में चाइना का किसी भी तरह का डायरेक्ट इंटरवेंशन आप समझ सकते हैं त्रिपुरा को ना चाहते हुए भी इफेक्ट करेगा ही करेगा, जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और ये सबसे एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मतलब पॉइंट है जिस पर मैं सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा। मेरी लास्ट पॉइंट है, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हम कंटेम्परेरी मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज इन द फ्यूचर अ वे अहेड फॉर त्रिपुरा। हम जहां तक इस वायबल इशू की बात करते हैं, एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करते हैं या ओपन माइंडेडनेस की बात करते हैं, नए वेंचर्स को देख रहे हैं इकोनॉमी कंडीशन में, वो इकोनॉमिक मतलब सेगमेंट में या फिर डेवलपमेंट के सेगमेंट में या ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के रूप में हम देखते हैं कि ओपन रीजन की हम बात करते हैं, तो किस तरह का एक कंसर्न जो है हमारे सामने आता है। और इस बारे में अगर इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस पर क्या हम पॉइंट फ्यूचर में देख सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा सजेशन का एक लाइन है विच आई वुड लाइक टू शेयर। आई पुट अ हेडिंग स्कोप फॉर द एनहांसमेंट ऑफ रोल इन मैनेजिंग रिलेशंस। फर्स्ट इज आई वुड लाइक टू, दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग, सो इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार would evolve a model of sub-regional cooperation, which would be a viable factor for Northeast to manage international issues and expand its footprints in East Asia. Why? Because these three countries are sharing borders with each other. So naturally, any kind of joint venturing would be a positive concern. It is also a viable regional framework like ASEAN, because we can have a successful case study of ASEAN, that how these are small countries, they came off the crisis to the positive justice of our economic development is concerned. और इसी वजह से 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक टर्म इवॉल्व किया गया आसियान टाइगर्स। इनकी इकोनॉमी को इन कंट्रीज ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ ग्रिप करके रखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन का असर डायरेक्टली इन पर नहीं देखा जाता है। सो वी कैन इवन इमेजिन सच काइंड ऑफ सब रीजनल कोऑपरेशन मॉडल ऑन द लाइन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार to tackle not only the regional problems, but even we can tackle the Chinese influence if these two countries would become positively so far their own priorities are concerned. Because ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जनरली ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा न्यूज में भी आता है that Myanmar is going to be a reluctant factor so far Chinese investment and expansion is concerned. But we have another side of the coin to see that in recent years China's investment, Chinese expansion has been massively revolted and people took it on the street in certain quarters of Myanmar. स्पेशली मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इरावती रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है म्यांमार में, जिसकी वजह से काफी सारे जो उसके मतलब वेंचर्स हैं वो या तो स्टॉप हो रहे हैं या नेगेटिवली देखे जा रहे हैं, बिकॉज चाइना के ऊपर ऐसा ब्लेम लग रहा है कि चाइना जो है उस रीजन की फ्लोरा और फौना पर के लिए थ्रेट बन रहा है, और मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग जो है उनको नेगेटिवली चीजों को जो है मतलब इन टर्म्स ऑफ दी एनवायरमेंटल रिपरकशंस या डेवलपमेंटल रिपरकशंस जो है देखना पड़ रहा है। और चाइना के ऊपर ये भी ब्लेम लग रहा है कि चाइना इज गिविंग सपोर्ट टू सम ऑफ दी military ethnic groups, because Myanmar is having a huge spot of the ethnic discontents, those who have raised economic military campaigns since long against the government of the and forces of the Myanmar. तो चाइना उनको हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक डिफरेंट मतलब सिक्योरिटी क्राइसिस का क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि म्यांमार की सॉवरेन गवर्नमेंट अगर पॉजिटिवली जुड़ती है, और म्यांमार में आप जानते हैं आने वाले समय नवंबर में इलेक्शंस भी हैं, तो डेमोक्रेसी का फैक्टर कितना पॉजिटिवली निकल करके सामने आता है। बांग्लादेश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ शेख हसीना की गवर्नमेंट जनवरी 2019 में फॉर्म हो चुकी है। हमारे यहाँ मोदी जी फुल पोटेंशियल के साथ अपने आप को मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं दैट वी आर द
रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। सो ये तीनों मिलकर के पॉजिटिवली अगर एक सब रीजनल कॉर्पोरेशन के मॉडल को अपहोल्ड करते हैं तो ये कई मायनों में हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ पॉइंट्स त्रिपुरा को अगर हम फोकस करते हैं तो त्रिपुरा जो है उसके लिए अगर हम ट्रांस एशियन कॉरिडोर की बात करते हैं तो त्रिपुरा आने वाले समय में ना सिर्फ आईटी, जिसके लिए हम कई बार बात करते हैं कि कॉक्स बाजार से मतलब एक हैवी, मींस मैं टेक्निकली इतना नहीं बोल पाऊंगा, बट एक हम इमेजिन करते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम कॉक्स बाजार टुवर्ड्स त्रिपुरा वुड बी अ ह्यूज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसके बारे में हम काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं त्रिपुरा में। वो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो जोड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टूरिज्म, ट्रेड की जहां तक बात है, कमर्शियल लेवल पर हमें जो है ट्रेड को ले जाने की जरूरत है, बड़े लेवल पर हमको ट्रेड को ले जाने की जरूरत है। और हमें इमेजिन कर सकते हैं कि त्रिपुरा अगर जो है गेटवे बनने के बाद और रियलिटी जहां तक इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही, जैसे अब सब रूम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, या मतलब फेनी रिवर पे ब्रिज की बात अभी कर रहे थे हम लोग यहाँ प्रोग्राम में, तो इन सबके कमर्शलाइज हो जाने के बाद हम फ्री ट्रेड एरिया की को एक रियलिटी के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। और फ्री ट्रेड एरिया का जो नोडल सेंटर है वो हम त्रिपुरा को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। त्रिपुरा का पोटेंशियल जो है, हम अगर फ्री ट्रेड एरिया यहां पर बात करते हैं, हम बहुत पहले भी जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय भी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा जिसको बोलते हैं, उसकी हम बात करते थे। उसमें BBIN का जिक्र मैंने किया, वो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है एक रियलिटी बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें मेरा मानना है कि त्रिपुरा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर ये एम्बिशियस प्रोग्राम जो है वो रियलिटी बनता है तो। उसके बाद त्रिपुरा's growing strategic significance in terms of the joint military exercises and a viable positive outlook of the governance across the border to realize common security goals like counter terror and managing peaceful international border। Obviously हमें इस चीज को समझना चाहिए कि त्रिपुरा के मामले में जहां तक इंटरनेशनल बाउंड्री की बात है, जैसे ब्यूटीफुल इंडिया और बांग्लादेश ने इसको रेजोल्यूट किया है, और हम कहते हैं कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का पहला कंट्री था जिसने मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा जहां तक बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है। तो ये एक बड़ा एग्जांपल हम सेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में जहां तक सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात। और ऑब्वियसली हम सब जानते भी हैं कि त्रिपुरा को एक और मामले में भी हम काफी पॉजिटिव जेस्चर देते हैं कि त्रिपुरा में बहुत सक्सेसफुली इंसर्जेंसी को जो है हमने यहाँ से इसको फिनिश किया है। तो एक मतलब जो त्रिपुरा मॉडल है उसको बहुत वेलकम किया जाता है जहां तक हम सिक्योरिटी क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मैनेज करने की बात करते हैं। तो उन सब मामलों में हम रियली देखते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट जो आज की डेट में बिल्कुल इंसर्जेंसी से फ्री स्टेट माना जाता है, वो अगर इंटरनेशनल गेटवे मान करके अगर एक स्टेप आगे जाता है तो नेचुरली उस एरिया के लोगों के लिए, उस रीजन के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर होगा। हालांकि सिक्योरिटी क्राइसिस में इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि त्रिपुरा के मामले में ये सब चीजें काफी पॉजिटिव हैं। यहाँ मतलब इकोनॉमी का डोमिनेंस ज्यादा है, सिक्योरिटी का डोमिनेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, मैं केवल कहना चाह रहा हूँ। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा है कि त्रिपुरा से लोगों का आर्म्ड फोर्सेस के प्रति रुझान थोड़ा सा कम है, मैंने देखा है। तो थोड़ा सा मतलब उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जैसे टेक्निकली मेरा एक अपना मानना है कि लद्दाख में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ लोकल यूनिट्स रेस की हैं, उन लोगों से को फौज में लिया जाता है, भर्ती किया जाता है जवान के रूप में, ऑफिसर के रूप में, जो कि उस एरिया के रीजनल टोपोग्राफी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और उनको ही फ्रंट लाइन पर रखा जाता है जहां तक सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात है। तो अगर ऐसी कोई मॉडलिंग त्रिपुरा में भी की जा सके, मैं समझता हूं, तो ये मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव होगा त्रिपुरा के सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वहां के लोग जितना अच्छे से वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशंस को, वहां के कंस्ट्रेंट को समझ सकते हैं, बाहर वाला शायद आकर के वहां सिक्योरिटी मैनेज करे वो बहुत अच्छे तरीके से ना समझ पाए। हालांकि ये एक बड़ा मैटर है जिसमें बहुत हद तक बॉटलनेक्स है, बिकॉज रियलिटी क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और सिक्योरिटी जो है वो सेंटर का विषय है, मतलब केंद्र का विषय है, कानून बनाने का राज्य का विषय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें चिंतन की, सोचने की आवश्यकता जरूर है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं जो कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, और इस बात का उल्लेख बहुत सुंदर तरीके से जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसका जो विजन डॉक्यूमेंट 2020 उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो इसी चीज को सोचते हुए मैं समझता हूँ कि त्रिपुरा जो है आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि भारत सरकार जहां तक भी मतलब फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, उसमें स्टेट लीडरशिप का जो ओपिनियन है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, तो मैं समझता हूँ कि अल्टरनेटिव मॉडलिंग से डिबेट या डिस्कशन जो है हम करते हैं वो काफी हद तक सिग्निफिकेंट हो जाएगी। वरना हम केवल इसको केवल एकेडमिक प्रीव्यू में ही डिस्कस करते रह जाते हैं और रियलिटी में चीजें संभवतः अलग हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना जो प्रेजेंटेशन वो खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागर। आपने पूरा का पूरा लगभग हर क्षेत्र में कैसे हम भारत बांग्लादेश के संबंधों का मार्ग त्रिपुरा को बना सकते हैं, त्रिपुरा के द्वारा भारत बांग्लादेशों का संपर्क कैसे बढ़ सकता है, कैसे वो मजबूत हो सकता है, इन पूरे को एक समेकित ढंग से आपने प्रस्तुत किया। और ये सचमुच बहुत ही एक ज्ञानपरक और आंखें खोलने वाला पूरा आपका व्याख्यान था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो धन्यवाद की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मेरे द्वारा नहीं संपन्न होगी, ये संपन्न होगी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रचना विश्वकर्मा जी। तो डॉक्टर रचना जी ये धन्यवाद का कार्य करेंगी, हमारे साथ हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके धन्यवाद के का अपने आप ही क्या बोलना चाहिए बखान कर रहा है। डॉक्टर रचना। मिश्रा जी थोड़ा रुकिए। हाँ जी मैडम कुछ बोलना। हाँ मैडम बोलिए। ये मैडम आप ही के साथी हैं नागर साहब। Nagar sir, I know. Thank you very much, Nagar, Dr. Nagar. I comprehensive analysis of this topic. Actually, also I listened to this very much session. Only thing is that I think recently the development at South Tripura, Feni River, this connectivity you are talking about to Cox's Bazar, that has been given importance to this bridge made in South Tripura. The Honorable Vice Chancellor, actually, he has come here only, it's not 2 months, still he realized that this one, our connectivity with Bangladesh should be increased. But throughout your this positive remark, one thing I like to draw your attention, that thing actually not highlighted in major issues. That is actually my concern is this fencing, border fencing. And border fencing, this zero line, border inhabitants, they are actually leading a very miserable life within the boundary of India. That does not happen in Bangladesh because this 150-kilometer range is not compulsory there. But here in our country, this is compulsory. Whenever this issue comes about Tripura's activist policy and other things, I don't know whether this thing happened in the mode that 150-meter distance will be from border fencing. As a result, thousands of inhabitants are in a miserable condition because before 5 p.m. they have to enter their residence, and also lots of difficulties they are facing. So I think, have you given any attention to this aspect? How to solve this issue, this humanitarian problem, and also thousands of people, they are suffering day after day after this border fencing, and cannot be solved, and at which level it should be solved. If you can give highlights this issue. Ma'am, I would like to actually, I just would like to say one thing, ma'am. I have gone through the original draft of the MOU signed between India and Bangladesh for the settlement of border hearts for concern. So on the basis of that, I would only mention this thing that nothing has been mentioned in that. And moreover, I have presented one argument in my presentation that to manage the border affair is the prerogative of the union. So state government can raise this issue on the legitimate basis, and the state should be given say so far foreign policy matters and are concerned.
till center listen to the state's view, I think the problem would get resolved, because you can see the case of the Jammu and Kashmir. The new citizenship amendment bill has brought a kind of relief to the lakhs of the immigrants, those who were staying in Jammu and Kashmir since long, but being deprived of their legitimate rights. So now you have idea of this border inhabitants. I think you have this idea, this condition of border inhabitants in Tripura. Madam, I mean, it's been a long time now I left Tripura, but I have visited some of the border areas in the Khoi and the nearby areas, to the Kamalpur area. So there I found them to be in miserable condition. I do agree with you, but the problem is that now that's why I've said in the last point of my presentation that till we are being listened beyond the preview of the academics, otherwise we stuck up to the academic debates only. So the thing is that actually, so that I fully agree with your point of view. What you're saying is that is a harsh reality that we cannot ignore. Whether we talk about the larger segment of the economic development, that I agree, ma'am. But till date, nothing creative has come up so far. Any line of solution is concerned, ma'am. That I fully agree with your point, ma'am. Okay, thank you. I have wasted your time. नहीं कोई नहीं मैम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज था। और भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। डॉक्टर नागर त्रिपुरा से अच्छी तरह परिचित हैं, उनके लिए सारे प्रश्न, कोई प्रश्न अपरिचित नहीं होगा। आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न रखना हो तो। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई मैम का, एक्चुअली मैम मेरे सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, तो मेरे लिए एक प्रिविलेज है, उनका एक ऑब्जर्वेशन मुझे मिला, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वैसे आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज की रिपोर्ट है, IMF की कोई रिपोर्ट है कि GDP पर कैपिटा ग्रोथ के मामले में बांग्लादेश भारत से ऊपर पहुंच रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम जो कोरोना का टाइम है, हम बहुत ज्यादा नीचे स्थितियां हमारी गई हैं और बांग्लादेश ने अपने को बहुत ऊपर लाया है। तो ये भी एक बांग्लादेश के साथ अच्छा कुछ हो रहा है, तो उसका असर शायद हमको पॉजिटिव मिले। खैर, अब मैं रचना मैडम से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें। आवाज रचना मैम आपकी। Yes sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you for inviting me. On the behalf of entire Ek Bharat Shresth Bharat fraternity, I, Dr. Rachna, Assistant Professor, Department of Commerce and Business Studies, Central University of South Bihar, feels privileged to propose my vote of thanks in this program and acknowledge the contribution of each and everyone who worked so hard to make this program happen. So, at very outset, I would like to extend my most sincere thanks to our inaugurator of this program, Honorable Vice Chancellor Sir of Tripura University, Professor G.P. Prashant Sir, for his gracing this program with his blessing and strong vision towards the great growth of Tripura University. Sir, we are grateful for your words of wisdom and encouragement. Further, I would extend my gratitude to the welcome addressers, Dr. Indranil Bhaumik sir, for his warm welcome note to present all the participants of this program. I wish to extend further my gratitude to the DSW sir of both university, Professor Atish Parasar sir, Nodal Officer of Ek Bharat Shresth Bharat Central University of South Bihar, and Dr. Sameer Debaram sir. His able guidance has always encouraged us, and I personally thank him for his enormous cooperation and continued support. Further, I would like to give my sincere thankfulness to the eminent speaker of this program, this lecture, Dr. C.B. Nagar sir, who have given a great coverage to the topic as well as shared a vast knowledge on very relevant topic of this program, that is the Tripura as a gateway of India and Bangladesh relation and understanding. Further, I would like to give my sincere thanks to the obviously event coordinator and moderator of this program, Munind Mishra sir, and also Dr. P. Ranjan sir for his joint effort to make this program so successful and very interesting also. Further, I would like to mention my kind word to the Chandrika Basu Majumdar ma'am for his wisdom, for sharing her wisdom. Finally, I would like to extend my
hearty vote of thanks to our delegates, all the dignitaries, all the students, teachers, participants, and each and everyone who are given directly or indirectly support to this program, to make this program successful, as well as who has contributed his valuable time to join these sessions. And lastly, I would like to mention my kind gratitude, obviously, to this virtual platform, that is Google Meet, because without this platform, we cannot get connected and share our views as well as to conduct this program. Thank you, sir. Over to you, Munir sir. धन्यवाद रचना मैम। हम लोगों ने आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूरा किया, सचमुच जिसको बोलते हैं आंखें खोलने वाला ये कार्यक्रम था। बहुत सारी चीजें जानने समझने को मिली, और विशेष रूप से जो बिहार से जितने भी जुड़े थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि बिहार से भी थे बच्चे यहाँ पे, तो उन्होंने उनके दिमाग में त्रिपुरा की एक पिक्चर आई, और त्रिपुरा किस ढंग से बांग्लादेश से जुड़ा है और क्या एक दूसरे पर निर्भरता है, ये सारा चीज जाना समझा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो अगला कार्यक्रम है, मैं प्रियरंजन सर से, आतिश सर से और आपसे रत्ना मैम इस पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। जो पोस्टर कंपटीशन है, तो वो पोस्टर कंपटीशन, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, सबके दिमाग में विभिन्न चीजें आई होंगी कोरोना से जुड़ी हुई। तो हमारे चित्रकार, हमारे यहाँ भी बच्चे चित्रकला करते हैं, आपके यहाँ भी बच्चे चित्रकला करते हैं, ये उनका नैसर्गिक एक गुण है। उसको किस रूप में वो कोरोना की इस महामारी को दिखाते हैं, इस पे ये पोस्टर कंपटीशन करेंगे। उसमें 3 पुरस्कार आपके विश्वविद्यालय को हमारे द्वारा दिया जाएगा, और हमारे द्वारा 3 पुरस्कार हमारे विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। ये पुरस्कार कैश के रूप में होगा और ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें जानकारी हम देंगे अपने अगले पोस्टर में, और इसके बारे में वो करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ आए, इतना बढ़िया कार्यक्रम किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से अब हम विदा हो सकते हैं, विदा ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुनेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कोऑर्डिनेशन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद लगा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बिना हम नहीं है इस कार्यक्रम में, हमारे बिना आप नहीं है, तो हम दोनों का कार्यक्रम यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का सोल है सर। हम लोग एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार में। जी सर, हम लोग अगला प्रोग्राम भी अच्छे से करेंगे। सर बेस्ट बात ये है कि सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, जो अपने आप में एक सराहनीय है। और प्रियरंजन सर की तो बात ही अलग है, वो तो मुस्कुराते हुए सारे, वो कभी कोई चीज का टेंशन उनको होता ही नहीं, सब मुस्कुरा के हर चीज को कर लेते हैं। ये सर सब आप लोगों के होने से है सर कि मैं इतना रिलैक्स फील करता हूँ, चेहरे पे खुशी बनी रहती है सर। सचमुच में आप लोगों का सहयोग है। आपसे मिलके जो एक अनुभव हुआ है वो विशिष्ट है, बिल्कुल। और अब तो बिहार मतलब CUSB हमारा भी एक अगला घर ही लगता है। इतने लोग घर ही है सर, घर ही आज। जी। और वैसे भी VC सर कह रहे थे, जब भी ये कोरोना पेंडेमिक खत्म होगा तो निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलना होगा। उस समय आदरणीय VC सर को भी जब हम लोग जाएंगे तो उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे उस बीच में किसी एक कार्यक्रम में वो हमारे साथ वहाँ हो। तो गया जो 30 साल बाद जाने का उनका मन है, वो भी वो होगा और सबसे मिलना होगा। और राठौर साहब को भी चाहेंगे कि एक बार त्रिपुरा आए। जी सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, काफी लोग जुड़े। जी सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नागर साहब, बहुत बढ़िया रहा सचमुच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बढ़िया कार्यक्रम रहा निश्चित रूप से। जी, बहुत अच्छे तरीके से सर, बहुत नई चीजों को जानने का मौका मिला। जी। वही है ना कि इसको, इन सब कार्यक्रमों में जुड़ के नई चीजों को, जैसे उस दिन जो जायका वाला था, अब कितना सारी चीजें खा सकते हैं आप बिहार में जाके, यहाँ बैठ के लोग जान सकते थे।
और यहाँ त्रिपुरा में क्या अलग सा बनता है, ट्राइबल भोजन का जो एक स्पेशलिटी है वो यहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने जाना, सचमुच वो बिल्कुल बिल्कुल विशिष्ट था। चलिए धन्यवाद, तब चला जाए।